देखो राधिका, सुबह हो गई है, अब उठ भी जाओ। मैं वॉक पर जा रहा हूँ। राधिका जी की आंखें अभी भी बंद थीं, पर अपने पति राम प्रसाद जी की आवाज़ पर उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और करवट बदलते हुए बोली, हाँ ठीक है जी, आप जाइए, मैं अभी उठ जाऊंगी। जैसे ही राम प्रसाद जी जाने लगे तो अचानक उन्हें कुछ याद आया। वो वापस मुड़े और अपना पर्स उठाते हुए बोले, अरे हाँ, कल रात तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा समोसे खाने का मन कर रहा है। मैं आते वक्त रास्ते से ताज़ा समोसे ले आऊँगा, तब तक तुम पूजा पाठ कर लेना। इतना कहकर राम प्रसाद जी ने दरवाजे के पीछे टंगा अपना थैला उतारा और बाहर की ओर निकल गए। वॉक से वापस लौटते वक्त एक पुराना ठेला, जहाँ सुबह सुबह भीड़ लगने लगती थी, राम प्रसाद जी उसी भीड़ में शामिल हो गए और पहले से ही पैसे निकालते हुए बोले, भैया 2 गर्मा गर्म समोसे पैक कर देना। तभी पीछे से कोई आवाज़ आई, अबे ओ राम प्रसाद भाई, डाइटिंग का नया तरीका शुरू किया है क्या? सुबह सुबह ही समोसे। तभी राम प्रसाद जी ने चौंक कर पीछे देखा तो उनके पुराने दोस्त और पड़ोसी मोहन जी खड़े थे। राम प्रसाद जी हंसते हुए बोले, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते ही हो, मैं तो इन सब चीज़ों से दूरी रहता हूँ। फिर ये समोसे किस लिए? मोहन जी ने आंख दबाकर पूछा तो राम प्रसाद जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी भाभी राधिका के लिए। कल रात कह रही थी कि समोसे खाने का मन कर रहा है, तो सोचा आज वॉक से लौटते हुए ले आऊं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 समोसे लिए हैं, उसका दिल रखने के लिए। अच्छा अच्छा, अब समझा प्यार का पुराना नुस्खा। मोहन जी ने ठहाका मारा तो राम प्रसाद जी ने थैला थामते हुए कहा, इस उम्र में खुद खा लूं तो भी उलाहना, न लाऊं तो भी सिकवा। सोचा क्यों न आज बीवी के लिए एक अच्छी सुबह बना दी जाए। तभी मोहन जी ने हंसते हुए राम प्रसाद जी के कंधे पर हाथ रखा। बिल्कुल सही सोच है दोस्ते, बस यही मिठास बनी रहे हमेशा। अच्छा चल, मैं निकलता हूँ, नहीं तो तुम्हारी भाभी रुक्मणी पूछेगी कि कहाँ अटक गए इतनी देर से। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं चौक पर। इतना कहकर मोहन जी वहाँ से चले गए तो राम प्रसाद जी ने गर्मा गर्म समोसे का पैकेट लिया, थैले में रखा और दुकान के कोने पर खड़े होकर एक बार मुस्कुराए और सोचा कि आज तो राधिका जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। यह सोचते हुए वो जैसे ही घर पहुँचे तो उनके चेहरे पर सुबह की ताजगी और आंखों में राधिका जी की मुस्कान देखने की उत्सुकता साफ झलक रही थी। राधिका देखो, मैं समोसे ले आया हूँ, उन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए आवाज़ दी, लेकिन भीतर से कोई हलचल नहीं हुई। उन्होंने थैला मेज पर रखा और सीधे कमरे में पहुँच गई। बिस्तर पर राधिका जी उसी तरह लेटी हुई थी जैसे वो उन्हें सुबह छोड़कर गए थे। राम प्रसाद जी ने हल्के से चिढ़ते हुए कहा, वाह जी वाह, तुम तो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हो। क्या बात है, आज उठने का मन नहीं है क्या? लेकिन जब राधिका जी नहीं उठी तो वो पास आकर पलंग के किनारे बैठी और प्यार से बोले, देखो गर्मा गर्म समोसे लेकर आया हूँ, अब तो उठ जाओ और आज बिना पूजा पाठ करे ही खा लो, वरना ठंडे हो जाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने जैसे ही राधिका जी के हाथ को छूकर हिलाना चाहा तो हाथ एकदम से ढीला होकर पलंग के किनारे लटक गया। राम प्रसाद जी का हाथ वहीं थम गया, चेहरे की मुस्कान जैसे जड़वंत हो गई। एक पल को उन्होंने सोचा, शायद राधिका जी मजाक कर रही है या गहरी नींद में है। राधिका उठो ना, देखो वो समोसे ठंडे हो जाएंगे। अब उनके आवाज़ में कपकपी थी। उन्होंने राधिका जी का चेहरा अपनी ओर किया। देखो राधिका, मजाक मत करो, मैं समोसे लाया हूँ। राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वो एक बार फिर राधिका जी का हाथ थामते हुए बोले, लेकिन अब वो हाथ सिर्फ एक नाम बन चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुँचे और वहीं से भारी आवाज़ में अपने बेटे को पुकारा, सुनील, ओ सुनील बेटा, ज़रा नीचे आओ, तुम्हारी माँ उठ नहीं रही।
अब क्या हो गया पापा? सुबह सुबह शांति से सोने भी नहीं देते। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? राम प्रसाद जी की आंखें दरवाजे पर टिकी थी कि शायद बेटा दौड़ता हुआ आएगा, लेकिन वहाँ सिर्फ आवाज़ गूंजी, चिंता नहीं। कुछ देर में सुनील सीढ़ियाँ उतरते हुए आया। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि झुंझलाहट साफ दिख रही थी। वो सीधा दरवाजे के पास आकर अंदर झांका तो राधिका जी वैसे ही चुपचाप लेटी थी। तभी राम प्रसाद जी कांपते आवाज़ में बोले, बेटा तुम डॉक्टर को फ़ोन कर दो। अब कोई फ़ायदा नहीं रहा पिताजी। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, माँ मर गई है। सुनील के मुंह से ये सुनकर राम प्रसाद जी की आंखों से बहते आंसू चुपचाप चीख रहे थे। राधिका, तुम ऐसे कैसे चली गई? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? तभी पीछे से सुमन आई, हाथ में मोबाइल फ़ोन और गिलास में आधी चाय। फिर अपनी सास की तरफ देखकर कटीली हंसी के साथ बोली, क्या हुआ? अभी माँ जी उठी नहीं क्या? मर गई क्या? चलो अच्छा है, अब रोज़ रोज़ की नौटंकी नहीं देखनी पड़ेगी। राम प्रसाद जी की आंखें अब राधिका जी पर नहीं, अपनी बहू पर थी, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक मौन था जो हजार सवालों से भरा था। तभी अपने पिता को रोता देख सुनील बोला, पिताजी अब ये रोना धोना बंद कीजिए, पड़ोसियों को बुलाइए और दाह संस्कार की तैयारी कीजिए। और हाँ, जल्दी करो, दोपहर में एक ज़रूरी मीटिंग है। इतना सुनते ही राम प्रसाद जी धीरे से बोले, तेरी माँ है ये, कुछ तो लिहाज कर लें। राम प्रसाद जी की आवाज़ कांप रही थी, पर सुनील के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो तेज भरे लहजे में फिर बोला, अब आप इमोशनल ड्रामा मत शुरू कर दीजिए। हर किसी को एक दिन जाना होता है। माँ चली गई तो आपके रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगी। अब ज़्यादा भावुक बनने की उम्र भी नहीं रही आपकी। राम प्रसाद जी की आंखों से आंसू चुपचाप गिरते रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सुमन भी बोल पड़ी, और सुनिए, हमसे कोई उम्मीद मत रखना, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है ये दाह संस्कार, नहाना धोना करना और एक तरफ बैठकर रोने का। मुझे शाम को पार्लर जाना है, पूनम की शादी है, तो जल्दी निपटाइए ये सब। राम प्रसाद जी अपनी पत्नी को देखते रहे, जिसके साथ उम्र का हर मौसम बिताया था, और अब वो चुप पड़ी थी। शायद इस बेरुखी को देखना भी नहीं चाहती थी। थोड़ी ही देर में पड़ोस की औरतें आ गईं। एक ने पूछा, भाई साहब क्या हुआ राधिका बहन जी को? राम प्रसाद जी ने धीरे से कहा, उठी नहीं सुबह से, बस सोई ही रह गई। किसी ने धीरे से उसके चेहरे पर सफ़ेद चादर उड़ा दी। राम प्रसाद जी आंखों में आंसू लिए बस एक तरफ भूत बने बैठे थे। कुछ देर बाद राधिका जी का दाह संस्कार कर दिया। धीरे धीरे खामोशी से दिन बीतने लगे। अब राधिका जी को गए हुए 8 दिन हो चुके थे। घर की खामोशियाँ धीरे धीरे आदतन में ढल रही थी। राम प्रसाद जी आज भी रोज की तरह उठे, लेकिन इस बार उनके हाथ में तौलिया नहीं था, बल्कि राधिका जी की तस्वीर थी। वही तस्वीर जो 8 दिन पहले चिता के सिराने रखी गई थी। उन्होंने उस तस्वीर को धीरे से उठाया, एक अजीब सी नमी और कांपते हाथों के साथ, फिर चुपचाप उसे अपने तकिए के पास रख दिया, जैसे उनकी पत्नी अभी वहीं हो, बस बोल नहीं रही हो। तभी अचानक स्मृतियों का एक बिखरा हुआ दृश्य उनके सामने उभर आया। राधिका जी का वो ठंडा हाथ जो उन्होंने उस सुबह उठाने की कोशिश की थी। वो हाथ थोड़ा भारी था और नाखून नीले, जैसे कुछ था वहाँ। राम प्रसाद जी की सांसें थम गईं। एक पल को नजरें स्थिर हो गईं। चेहरे पर बहुत गहरी उलझन थी। क्या सच में नाखून नीले थे या मेरा ही भ्रम है? उन्होंने एक लंबी सांस ली और हल्के से सर झुका लिया। फिर मन ही मन बोले, नहीं, ये सब मेरा वहम है। 4 दिन से ठीक से सोया नहीं हूँ। शायद इस थकावट ने दिमाग में ये सब भर दिया है। उन्होंने राधिका जी की तस्वीर को पलंग के सिरहाने रखा, फिर धीरे से उठे और रसोई में चले गई। चूल्हे पर पानी रखा और राधिका जी की तरह ही 2 कप चाय बनाने लगी, एक अपने लिए और दूसरा आदतन
अब भी राधिका जी के लिए। जब चाय बनकर तैयार हुई तो एक कप उन्होंने पास की खाली कुर्सी पर रख दिया। थोड़ी देर में वो वहीं बैठकर चुपचाप चाय पीते रहे। कोई शब्द नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक खामोशी जो राधिका जी के बिना भी जैसे जीना जरूरी हो गया था। राधिका जी के जाने के बाद राम प्रसाद जी हर दिन और भी चुप होते जा रहे थे। रसोई में चाय बनाना, अखबार पढ़ते हुए सामने वाले कुर्सी की तरफ देखना, बोलते बोलते खुद ही रुक जाना, यह सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन उनकी इस चुप्पी को घर में किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। एक शाम को राम प्रसाद जी को तेज भूख लगी तो उन्होंने रसोई में जाकर दाल चढ़ाई ही थी कि तभी पीछे से सुमन की तेज आवाज़ गूंज उठी, पिताजी, आपको थोड़ी देर भी सब्र नहीं होता? ऐसी क्या भूख लग गई थी कि रसोई में खुद ही घुस गई? लोग तो मुझे ही सुनाएंगे ना कि देखो, बहू अपने ससुर को खाना भी नहीं देती। लेकिन किसी को क्या पता कि मेरा ससुर इतना चटोरा है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। उनकी भूख तो जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होती। राम प्रसाद जी के हाथ वहीं ठिठक गई। एक पल को उनका चेहरा सख्त हुआ, लेकिन फिर आंखें झुक गई। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपनी बहू को मुंह नहीं लगाना चाहते थे। उन्हें पता था कि सुमन वो औरत है जो छोटी सी बात में पूरे घर का माहौल बिगाड़ देती है। उस दिन राम प्रसाद जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। जब से राधिका जी गई, उनकी भूख जैसे ख़त्म ही हो गई थी। वो चुपचाप दाल में छोंक लगाने ही वाले थे कि पीछे से सुनील की आवाज़ आई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो सुमन बिना एक पल रुके पलटी और तेज लहजे में बोली, हुआ क्या है? देख लो अपनी आँखों से, तुम्हारे पिताजी रसोई में घुसकर अपने लिए दाल चावल बना रहे हैं। पूरी रसोई की हालत देखो, दाल बिखरी पड़ी है। तभी सुनील ने अपने पिता की ओर देखा और फिर गुस्से से बोला, पिताजी, इतनी क्या भूख लग गई थी कि थोड़ा सा सब्र भी नहीं था आपको? राम प्रसाद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप रसोई से निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ गए। पीछे से सुमन की आवाज़ अब और भी तीखी हो गई, ये सब अब नहीं चलेगा सुनील, हर दिन नौटंकी। अब घर में अगर यही तमाशा रहेगा। तो सुनील ने उसे तुरंत रोका, बस सुमन, अभी चुप हो जाओ। फिर हल्के इशारे में कहा, ऊपर जाओ। अभी नहीं। सुमन थोड़ी हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन सुनील का चेहरा सख्त था। वो बिना कुछ कहे सीढ़ियाँ चली गई। राम प्रसाद जी के कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो किसी के भी सवाल का कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते थे और बाहर सुनील की आंखें थोड़ी देर तक दरवाजे को घूरती रही, जैसे कुछ सोच रहा हो। उस रात राम प्रसाद जी ने कुछ नहीं खाया, चुपचाप जाकर लेट गए। रात को उन्हें नींद नहीं आई, भीतर कहीं बेचैनी सी थी, गला सूख रहा था। वो धीरे से उठे और पानी लेने के लिए रसोई में जा ही रहे थे कि तभी अचानक एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वो वहीं रुक गए। आवाज़ सुनील के कमरे से आ रही थी। राम प्रसाद जी हैरान थे कि इतनी रात को सुनील और सुमन अभी तक जागे क्यों हैं। वो ये सोच ही रहे थे, तभी कमरे के भीतर से आई सुनील की धीमी मगर बेहद स्पष्ट आवाज़ ने उनके पूरे वजूद को जड़बंद कर दिया। तुम बेफिक्र रहो सुमन, अब कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। जो होना था हो चुका, अब पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते। राम प्रसाद जी की सांसें जैसे एक पल को थम गई। वो दरवाजे के पीछे छुपे हर शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर जो अगला शब्द उनके कानों में टकराया उसने उनके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उनकी राधिका, जिसे उन्होंने अपने हाथों से विदा किया था, वो सच में सोई नहीं थी, सुला दी गई थी, और वो भी उस बेटे के हाथों जिसके एक मुस्कान के लिए राधिका जी सारी दुनिया से लड़ जाती थी। अब कमरे के भीतर एक हंसी गूंज रही थी और बाहर एक पिता की आत्मा बिखर रही थी। बिना आवाज़ के, बिना आंसुओं के, किसी तरह खुद को संभालते हुए राम प्रसाद जी धीरे धीरे अपने कमरे में गए। कमरे में पहुंचते ही दरवाज़ा भीतर से बंद किया और दीवार पर टंगी राधिका जी की तस्वीर की ओर
एकटक देखते हुए बोली, क्यों नहीं पहचाना मैंने उस दिन, तुम पर क्या बीती थी, कैसे तुम अपनी ही कोख से जन्मे बेटी और उसकी पत्नी की नफरत का शिकार बनी, और मैं बस समोसे लाने में उलझा रहा। ये शब्द उनके होठों से नहीं, उनकी आत्मा से निकल रहे थे। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़े, पर अब वो आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, बल्कि एक निर्णय से बह रहे थे। आंसुओं को पोंछते हुए राम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोले, अब मैं चुप नहीं रहूँगा राधिका, अब वो करूँगा जो शायद दुनिया में किसी बाप ने कभी नहीं किया होगा। ये कहते हुए राम प्रसाद जी उठे और सीधे अलमारी की ओर बढ़े। जैसे अलमारी खोली, उनके आंखों से आंसू गायब हो चुके थे। वहाँ सिर्फ एक आग और एक निर्णय था, जो सिर्फ राम प्रसाद जी नहीं बल्कि एक टूटे हुए पति ने लिया था अपनी पत्नी के लिए। उन्होंने धीरे से अलमारी में रखी एक पुरानी फाइल निकाली जिसमें कुछ दस्तावेज थे। वो धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची और चुपचाप अंधेरी रात में अकेले निकल पड़े उस रास्ते पर जहां सिर्फ एक सवाल था, जिसका जवाब उन्हें अब इस दुनिया से नहीं खुद से लेना था। इधर सुबह हुई तो सुमन धीरे से उठी और आदतन अपने ससुर जी के कमरे की ओर झांकी, लेकिन जैसे ही अंदर देखा उसका चेहरा खिल उठा। कमरा खाली था, तकिया सीधा रखा हुआ था, चादर तय की हुई और वो कपड़े का थैला भी नहीं था। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आई, मानो किसी पुराने बोझ से अचानक मुक्ति मिल गई हो। वो तेजी से अपने कमरे में गई और सुनील की चादर खींचते हुए बोली, सुनो, आज का दिन बहुत अच्छा है। तभी सुनील ने करवट बदलते हुए झुंझलाकर कहा, अरे अब क्या हो गया, सुबह सुबह सोने दो थोड़ा, पूरी रात नींद नहीं आई। तो सुमन ठंडी सांस लेकर आंखें मटकाई, पहले मुझे एक जोर से चुटकी काटो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। सुनील गुस्से से बोला, तुम सीधी बात क्यों नहीं करती, दिमाग क्यों खराब कर रही हो। सूनम अब जोर से मुस्कुराई, जो मैं कहने जा रही हूँ वो सुनोगे ना तो तुम भी खुशी से पागल हो जाओगे। यह सुनकर सुनील चौंका, अरे बाबा बोल भी दो अब, अरे तुम्हारा वो बूढ़ा बाप घर छोड़कर चला गया है। यह सुनकर सुनील झटके से उठ बैठा, क्या क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसे कैसे चला जाएगा, यहीं कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा। तभी सुमन ने सिर हिलाया, नहीं, मैं उनके कमरे में जाकर आई हूँ, उनके कपड़े थैला कुछ भी यहाँ नहीं है, लगता है इस बार पक्के चले गए। अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं सुनील, अब ये घर हमारा है, मैं इसकी मालकिन और तुम इसके मालिक हो। सुमन ने चुटकी लेते हुए कहा। तो सुनील की आंखों में भी एक अजीब सी चमक आ गई, लेकिन उसकी कोई खुशी नहीं थी, ना ही कोई राहत। वो खामोश था, पर सुमन अब पूरे घर में घूम घूम कर मुस्कुरा रही थी। अब देखना, ये पुराना पलंग भी निकलवाती हूँ और रसोई की टाइल्स बदलवाऊंगी। सालों से इस घर में जो गंद थी अब वो हटेगी। सुनील अब भी चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ऐसे कहीं चले जाएंगे। वो मन ही मन सोचने लगा, कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया। उसकी उंगलियां अनजाने में ही तकिए के किनारे को मसल रही थी, मानो दिमाग में कोई सोच बुरी तरह से उभर रही हो। पर सुमन को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, अब ना कोई टोका टोकी, ना कोई निगाहें, अब ये घर हमारा है और अब हम सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। अगले दिन सुमन रसोई से बाहर निकली ही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी माँ सुलेखा जी खड़ी थी। वो सुमन की आंखों में चमक देखकर मुस्कुरा पड़ी, अरे वाह, लगता है कोई बड़ी खुशखबरी है, कहीं तेरी सास के साथ साथ ससुर भी लुढ़क तो नहीं गए। सुमन ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, माँ आप भी ना, ऐसी किस्मत कहाँ है मेरी। लेकिन हाँ, वो बूढ़ा अब ये घर छोड़कर जा चुका है और अब पूरा घर मेरा है। सुलेखा जी की आंखों में चमक आ गई, तूने तो वाकई में बाजी मार ली बेटी, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। इतने में सुनील भी वहाँ आ गया। जैसे उसने अपनी सास को देखा, मुस्कुराकर पैरों की ओर झुका और बोला, माँ जी बहुत अच्छा किया,
आप आ गई। अब तो सच में बहुत अच्छे दिन आ गए हैं हमारे। तभी सुमन ने चहकते हुए कहा, सुनील जाओ, माँ को ढोकले बहुत पसंद हैं, वो ले आना। और हाँ, कोई बढ़िया सी मिठाई भी ले आना। खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन तो बनता है। तो सुनील दरवाजे की ओर बढ़ गया। इधर सुमन अपनी माँ सुलेखा जी के साथ बेफिक्री से राम प्रसाद जी के कमरे में जा बैठी, जिस कमरे की दीवारों में बरसों से राधिका जी और राम प्रसाद जी की यादें बसी थी। वहाँ अब हंसी ठिठोली और स्वार्थ के गीत गूंज रहे थे। थोड़ी देर में सुनील समोसे, मिठाई और सुलेखा जी की पसंद के ढोकले ले आया। फिर तीनों आराम से बैठकर खाने लगे, जैसे कोई बड़ी जंग जीतकर लौटे हों। पूरे माहौल में अब एक ठंडी सी राहत थी। इसी बीच सुलेखा जी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे बेटा, तुम दोनों को मानना पड़ेगा, इतनी बखूबी से तुमने सब कुछ कर डाला। मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि तुमने सुमन के साथ मिलकर अपनी माँ को ऊपर पहुँचा दिया। कमरे में पल भर को एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर सुमन ने खिलखिलाकर कहा, शक होगा कैसे माँ, आखिर प्लानिंग भी तो आपकी थी, और इतनी परफेक्ट कि सब कुछ जैसे रिहर्सल के मुताबिक ही हुआ। सुलेखा जी ने स्नेह भरी चालाक मुस्कान के साथ सुमन की पीठ थपथपाई और बोली, बेटा, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू ही तो है मेरी असली ताकत, बाकी सब तो बस मोह माया है। सुमन की आंखों में घमंड तैरने लगा, पर फिर थोड़ा संजीदा होते हुए बोली, माँ, पर उस दिन हम दोनों सच में डर गए थे। जैसे ही मैं उन्हें वो इंजेक्शन देने लगी, अचानक मेरी सास की आंखें खुल गई। वो चीखने ही वाली थी कि सुनील ने झपक कर उनका मुंह बंद कर दिया। सुलेखा जी चौंकी। क्या? फिर क्या हुआ? इस बार सुनील बोला कि उस वक्त सबसे बड़ा डर ये था कि जैसे ही सब कुछ हुआ, बाहर से उस बूढ़े की आवाज़ आ गई। वो मॉर्निंग वॉक से लौट आया था और जल्दबाजी में वो इंजेक्शन मेरे हाथ से छूटकर पलंग के नीचे जा गिरा। वही बात हमें खाए जा रही थी। सुमन ने हंसते हुए बात पूरी की, लेकिन जैसे वो बूढ़ा घर छोड़कर गया, हमने चैन की सांस ली और वो शीशी भी हमें मिल गई। सुलेखा जी ने हंसते हुए ताली बजा दी। चलिए, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। उधर दूसरी ओर राम प्रसाद जी अब वो सब कर चुके थे जिसके उनके बेटे बहू ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस घर को वो लूट बैठे थे, जिस माँ को उन्होंने मार डाला और जिस पिता को उन्होंने सिर्फ बोझ समझा था, वो पिता अब इस बोझ की राख से एक चुपचाप तूफान उठा चुके थे। कहते हैं ना, जिन्होंने सब कुछ खो दिया हो, उनके पास खोने को कुछ नहीं बचता, पर करने को बहुत कुछ होता है। राम प्रसाद जी के थैले में न सिर्फ दस्तावेज थे, बल्कि उनकी आत्मा की आग भी थी। उनके सामने की मेज के उस पार बैठा था वकील श्रीमान वर्मा, जिनकी कलम अब शायद एक इंसाफ की दास्तान लिखने वाली थी। वकील ने धीरे से दस्तावेज उठाए, चश्मा ठीक किया और पन्ने पलटते हुए बोला, राम प्रसाद जी, आप पूरी तरह निश्चिंत हैं ना कि आप अपनी पूरी संपत्ति इस ट्रस्ट के नाम करना चाहते हैं, जो वर्दा के लिए काम करता है, और इस घर के नाम पर भी बेटे या बहू का कोई दावा नहीं रहेगा। राम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और फिर नज़र झुकाकर बोले, हाँ, अब मेरी दुनिया में मेरी राधिका नहीं रही, और बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरी राधिका को मुझसे छीन लिया था। उन्होंने फाइल की ओर इशारा करते हुए कहा, बस इतना कर दीजिए कि मेरे बाद ये घर उन बेसहारा बुजुर्गों का हो जिन्हें उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, और मेरी तरह वो भी अकेले ना रोएं। तभी वकील ने दस्तावेजों की एक मोटी फाइल राम प्रसाद जी के सामने रखी और पन्ने पलटते हुए बोले, जैसा आपने कहा था राम प्रसाद जी, मैंने सारे कागजात तैयार कर दिए हैं। बस सभी कागजों पर आपके दस्तखत चाहिए। उसके बाद इस संपत्ति पर आपके बेटे और बहू का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, ना घर पर, ना बैंक खाते पर, ना जायदाद पर। राम प्रसाद जी ने कांपते हाथों से कलम उठाई, दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। वो हर अक्षर राधिका जी के लिए इंसाफ,
अपने अपमान का जवाब और एक टूटे हुए भरोसे की कीमत चुका रहा था। हस्ताक्षर पूरा होते ही वकील ने सिर हिलाया और बोला, अब ये घर, ये नाम और ये सम्मान उन्हें मिलेगा जो वाकई इसके हकदार होंगे। वकील से फाइल लेकर राम प्रसाद जी ने उस थैली में सहेज कर रखी और धीमे कदमों से ऑफिस के बाहर निकल आई। दरवाजे से निकलते ही उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और पुराने मोबाइल को निकालते हुए एक लंबी सांस ली और फिर वही पुराना नंबर मिलाया, इंस्पेक्टर रोहित का। फ़ोन की दूसरी तरफ जैसे ही कॉल लगी तो राम प्रसाद जी ने सीधा जवाब दिया, हाँ रोहित साहब, सब कागजात तैयार हैं। जो मैंने बताया था उसका एक एक सबूत मेरे पास है। तभी फ़ोन के उस पार से इंस्पेक्टर रोहित की आवाज़ आई, आप निश्चिंत रहिए जी, पुलिस वक्त पर पहुंच जाएगी। अब वो दोनों नहीं बचेंगे। जो आपने कहा उसका हिसाब अब कानून लेगा। बस आप घर लौट जाइए और आगे का काम हम पर छोड़ दीजिए। राम प्रसाद जी ने फ़ोन काटा और एक गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखा। राधिका, तू देखना, तेरे कातिल चैन से नहीं जी पाएंगे। उनके चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, बस एक चुप्पी थी जिसमें तूफान चल रहा था। और उधर घर के अंदर अभी भी जश्न का माहौल था, लेकिन ये कोई त्योहार का नहीं बल्कि लोभ और जीत के नशे का जश्न था। सुमन अपनी सास राधिका जी के अलमारी के सामने बैठी थी, एक एक गहने निकाल कर खुद पर पहनकर देख रही थी। माँ देखो ना, ये हार मेरे ऊपर कितना जच रहा है। उसने आईने में खुद को निहारते हुए कहा, अब तो मैं सच में इस घर की रानी लग रही हूँ। तो सुलेखा जी ने चुटकी लेते हुए कहा, रानी ही नहीं, महारानी। और तेरा सुनील भी तो किसी राजा से कम नहीं है। कमरे में ठहाकों की गूंज फैल गई, लेकिन तभी उन ठहाकों के बीच जैसे वक्त थम गया हो। मुख्य दरवाजे पर राम प्रसाद जी खड़े थे। उनके चेहरे पर थकावट नहीं थी, बल्कि एक चट्टान जैसी कठोरता थी। सुमन की आंखें फटी की फटी रह गई। सुनील की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पिताजी, सुनील ने कांपती आवाज़ में कहा, फिर थोड़ा रुककर बोला, कहाँ चले गए थे? आपको मैंने कितना ढूंढा। राम प्रसाद जी ने एक पल भी बिना गवाई तेज आवाज़ में कहा, बस अब एक शब्द भी मत बोलना। बंद कर अपनी ये नौटंकी और ये झूठा दिखावा। उनका स्वर इतना तीखा था कि सुलेखा जी की हंसी पल भर में गायब हो गई। आज पहली बार मैंने देखा कि कैसे इंसान की शक्ल में हैवान भी मुस्कुरा सकते हैं। तुम सब यहाँ जश्न मना रहे हो, लेकिन अब बहुत हुआ। कहते हुए वो कमरे के अंदर आए और टेबल पर रखे गहनों को देखा। ये सब गहने मेरी राधिका के हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको हाथ लगाने की? अब तुम सब तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। उनके मुंह से इतना सुनना था कि तभी सुनील चिल्लाकर बोला, ये अपना पागलपन अपने पास रख बुड्ढे, और निकल जा यहाँ से। इस घर में अब मेरा और सुमन का हक है। ऐसा बोल उसने अपने पिता के हाथ को पकड़ा और धक्का मारकर बाहर करने ही वाला था कि तभी राम प्रसाद जी ने जोर से उसका हाथ झटक कर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, अपने गंदे हाथों से अगर मुझे छुआ तो तेरे ये हाथ ही तोड़ दूंगा। उनके आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक ऐसी आग थी जो सब कुछ साफ कर देने को तैयार थी। तभी घर के बाहर एक सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस आ चुकी थी। राम प्रसाद जी कुछ कदम आगे बढ़े और बोले, रही बात इस घर पर हक की, तो अब इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी मेहनत, अपनी राधिका की यादों से सजे इस घर को मैंने उस ट्रस्ट के नाम कर दिया है, जहाँ कोई भी माँ बाप अपने बेटे से ऐसा धोखा नहीं खा पाएंगे। और हाँ, मेरी राधिका की हत्या को जो नेचुरल डेथ कहकर तुम दोनों ने दबाया, अब उसके सबूत मेरे पास हैं, जिसमें तुम तीनों की वो बातें हैं जो तुम हंस हंस कर रहे थे। कहते हुए उन्होंने जेब से एक छोटा सा कैमरा निकाला। यही वो गवाह है जिसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़े,
जहां दरवाजे पर इंस्पेक्टर रोहित पहले से खड़े थे। अब इंसाफ बोलेगा और तुम दोनों सिर्फ सुनोगे। इंस्पेक्टर रोहित ने राम प्रसाद जी को देखा और फिर कदम आगे बढ़ाए। उनके पीछे 2 कांस्टेबल थे। एक के हाथ में कैमरा था और दूसरे के हाथ में गिरफ्तारी का वारंटी। सुमन और सुलेखा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। सुलेखा जी की हंसी अभी कुछ पल पहले कमरे में गूंज रही थी, अब उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। इंस्पेक्टर, ये क्या मजाक है? सुनील ने घबराते हुए कहा, लेकिन उसके शब्द अब भी कांप रहे थे। इंस्पेक्टर रोहित ने उसकी तरफ देखा और बोले, मजाक तो तब था जब तुम लोग मिलकर एक माँ की सांसें छीन रहे थे। अब ये इंसाफ है। सुमन ने गहनों से भरे हाथ पीछे कर लिए। उसका चेहरा अब डर और गलानी की घुटन से थरथरा रहा था। सुलेखा जी ने जैसे कदम पीछे हटाए, एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। तभी सुमन जैसे ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी हंसी अब एक बदहवासी में बदल चुकी थी। नहीं, ये झूठ है, हमने कुछ नहीं किया। सुनील वहीं ज़मीन पर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर ना कोई गुरूर था और ना अपने पिता की तरफ देखने की हिम्मत, क्योंकि वो जानता था कि अब कोई बचाव नहीं। अब पुलिस उन्हें ले जा चुकी थी। राम प्रसाद जी कुछ देर तक उसी जगह खड़े रहे जहां राधिका जी बैठा करती थी, मुस्कुराती थी। उन्होंने धीरे से राधिका जी की तस्वीर निकाली और बोले, देखा राधिका, तेरे राम प्रसाद ने हार नहीं मानी। तेरे लिए तेरे नाम की वो इज्जत बचा लाया हूँ जो इन 4 दीवारों से बहुत बड़ी है। अब राम प्रसाद जी के चेहरे पर एक सुकून था कि अब उनकी राधिका को इंसाफ मिल गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।